अब ईरान युद्ध को लेकर हमारे पास आपके लिए एक बड़ी खबर है और वो ये कि पूरी दुनिया में अब तेल और गैस की सप्लाई का एक नया संकट पैदा हो सकता है। अभी तक तो आप हॉर्मुज के रास्ते के बंद होने से परेशान थे, पर अब एक और रास्ता है, वो भी बंद होने वाला है। ईरान ने रेड सी में मौजूद बाब-एल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है। ईरान ने यमन के हूथी विद्रोहियों से कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो हूथियों को इस समुद्री रास्ते को बंद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हूथी विद्रोहियों ने इस रास्ते के पास मिसाइल्स और ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं और ईरान के आदेश का वो इंतजार कर रहे हैं। यानी ये रास्ता किसी भी समय बंद हो सकता है। जैसे ही ईरान इशारा करेगा वैसे ही हूथी इस रास्ते को भी बंद कर देंगे। लगभग 139 दिनों से हॉर्मुज का रास्ता बंद है और ऐसे में अगर रेड सी का ये समुद्री रास्ता भी बंद हो गया तो इसके जरिए होने वाला 12 से 15% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दुनिया में लगभग 8 से 12% कच्चे तेल और 8% LNG की सप्लाई यहीं से होती है जो रुक जाएगी। यानी हॉर्मुज के बंद होने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा तेल संकट हो सकता है। इसी हफ्ते सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों के बीच लगभग 4 साल से जारी युद्ध विराम भी टूट चुका है। सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों के नियंत्रण वाले सना एयरपोर्ट पर अभी हमला किया था। इसके जवाब में हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर अपनी मिसाइल्स दागी थी, तो उनके बीच भी ये लड़ाई शुरू हो गई है। अब देखिए कि अगर रेड सी का रास्ता बंद हो गया तो कैसे ये सब के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। पश्चिम एशिया से तेल और गैस लाने के 2 ही रास्ते हैं। पहला है हॉर्मुज का रास्ता जो अब बंद हो चुका है क्योंकि ईरान और अमेरिका इस पर लड़ रहे हैं, और दूसरा है रेड सी में मौजूद बाब-एल मंदेब स्ट्रेट का रास्ता। रेड सी और अरब सागर को बाब-एल मंदेब स्ट्रेट आपस में जोड़ता है और ये बिल्कुल हॉर्मुज के जैसा है। इस रास्ते के एक हिस्से से सुएज कैनाल के जरिए यूरोप जा सकते हैं और दूसरे हिस्से से हिंद महासागर के जरिए एशियाई देशों तक पहुंचा जा सकता है। और अगर ये समुद्री रास्ता बंद हो गया तो सुएज कैनाल से कोई भी सामान एशिया में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच कारोबार का ये सबसे तेज समुद्री मार्ग है। इस नक्शे में आप देख पाएंगे कि रेड सी में यमन के आसपास जिस जगह पर यह रास्ता है उस इलाके में हूथी विद्रोहियों का ही कब्जा है और वो बेहद आसानी से इस समुद्री रास्ते पर हमला कर सकते हैं। अब अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो सऊदी अरब को एशियाई देशों को तेल और गैस की सप्लाई करने के लिए पहले सुएज कैनाल को पार करना होगा और ये बहुत लंबा रास्ता है। फिर पूरा अफ्रीका घूमकर द केप ऑफ गुड होप के रास्ते से गुजरना होगा और इसकी वजह से समय बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और खर्चा भी बढ़ जाएगा। और जब खर्चा बढ़ेगा तो फिर ये सारा सामान, चाहे LNG हो चाहे कच्चा तेल हो, इसके दाम भी बढ़ जाएंगे। इसके दाम बढ़ेंगे तो उन सारे देशों में आम जनता के लिए भी इसके दाम बढ़ जाएंगे और फिर सब जगह महंगाई आएगी। हूथी विद्रोही सऊदी अरब के पड़ोसी देश यमन में रहते हैं। ये हमास और हिजबुल्लाह की तरह इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, जबकि ईरान इनका सबसे बड़ा दोस्त और समर्थक है। ईरान इन्हें समर्थन देता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है और आज ये वही करेंगे जो ईरान कहेगा। हूथी विद्रोही कितने ताकतवर हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो युद्ध उन्होंने इससे पहले लड़े हैं उन युद्धों में इन्होंने अपने दुश्मनों का क्या हाल किया है जरा देखिए। वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक यानी 7 साल तक यमन में गृह युद्ध चला और इस दौरान सऊदी अरब के नेतृत्व में खाड़ी के 9 देशों ने मिलकर हूथी विद्रोहियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया। लेकिन 7 वर्षों तक चले इस ऑपरेशन के बावजूद खाड़ी के ये 9 देश मिलकर भी हूथी विद्रोहियों को यमन से बेदखल नहीं कर पाए और आखिरकार उन्हें समझौता करना पड़ा। वर्ष 2024 में रेड सी से गुजरने वाले कार्गो शिप्स पर हूथी विद्रोहियों ने 150 से ज्यादा हमले किए थे। यानी इसी रेड सी पर वो पहले भी हमले कर चुके हैं और इसकी वजह से सुएज कैनाल से व्यापार बहुत प्रभावित हुआ और इसके जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हूथी विद्रोही के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन वो हूथी विद्रोहियों को यमन से वो भी नहीं भगा पाए। पिछले साल मार्च में अमेरिका ने यमन के हूथी विद्रोहियों पर हवाई हमले किए थे,
लगभग 3 महीने तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स और 5 आधुनिक ड्रोन्स नष्ट हो गए। लेकिन इस ऑपरेशन पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अमेरिका हूती विद्रोहियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया और आखिरकार अमेरिका ने उनके साथ समझौता करके अपना ये ऑपरेशन बंद कर दिया। इन लड़ाइयों से पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल सहित खाड़ी के 9 देश भी मिलकर हूती विद्रोहियों का सफाया नहीं कर पाए। इतनी ताकत है इनके पास। 28 मार्च को इजराइल पर हूतीज ने एक हमला किया था और इससे हूतीज की मिसाइल की जो ताकत है उसका पता चलता है, क्योंकि उन्होंने लगभग 2000 किलोमीटर दूर से ही इजराइल पर यह मिसाइल हमले किए थे। हूती विद्रोहियों के पास इस समय आधुनिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जो 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। एक और अनुमान के मुताबिक इनके संगठन में लगभग 2 लाख फाइटर्स हैं। हूती विद्रोहियों ने खुद को किसी देश की आर्मी की तरह संगठित किया है और वो अपनी खुद की मिलिट्री परेड भी निकालते हैं, यानी एक प्रकार की आर्मी है। एक अनुमान के मुताबिक इनके पास 100 से लेकर 300 तक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 50 से लेकर 150 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जबकि 50 से लेकर 100 क्रूज मिसाइल्स भी इनके पास हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा एंटी शिप मिसाइल्स इनके पास हैं, जिनसे किसी भी समुद्री जहाज पर बड़ा हमला किया जा सकता है। हूती विद्रोहियों को ज्यादातर हथियार ईरान से मिलते हैं। इसके अलावा तस्करी के जरिए भी इन्हें रशिया, चीन और उत्तर कोरिया से हथियार मिले हैं। इसलिए इनके पास कितने हथियार हैं इसका सटीक अनुमान किसी के पास नहीं है। लेकिन आज हूती विद्रोहियों के पास जो मिसाइल और ड्रोन्स हैं उनसे वो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ये सब उनकी रेंज में है। हूती विद्रोहियों की कमाई मुख्य तौर पर उनके नियंत्रण वाले इलाकों में टैक्स और जबरन वसूली से होती है। वो यमन के बंदरगाहों पर आने वाले सामानों से भारी टैक्स वसूलते हैं। इसके अलावा उन्हें ईरान जैसे देशों से भी बहुत पैसा मिलता है। इस पैसे से ही वो हथियार खरीदते हैं और अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। तो अगर हूती विद्रोहियों ने रेड सी पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया, रेड सी वाले रास्ते पर, तो ये दुनिया के लिए एक नई मुसीबत बन जाएगा।